ओके सो हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो मैंने SIP पे टर्न ले लिया बिकॉज ऑफ दी कि हमें वहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं सिटीजनशिप की। तो सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है? फुल इक्वल मेंबरशिप हम दे रहे हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी को, ठीक है। एंड इंडिया के में बेसिकली दो काइंड के लोग रह सकते हैं, एक तो सिटीजन्स होते हैं और एक हमारे एलियंस होते हैं। तो अनलाइक एलियन सिटीजन्स जो है फुल टाइम मेंबर्स है, ऑफकोर्स यहाँ पे रहेंगे, है ना, प्रोवाइडेड उनको कुछ राइट्स भी मिलेंगे उसके चलते। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डिटेल्ड एलिबरेटिव प्रोविजन तो देखो नहीं बताया रिलेटेड टू सिटीजनशिप। एंड मेनली उसने बोला है इस चीज़ को, मतलब पार्लियामेंट को सौंप दिया है कि आप इन सारे मैटर्स के साथ डील करो। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो ये हमारे पार्ट सेकंड में आते हैं आर्टिकल 5 to 11 में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर मैं बात करूँ तो परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट और एलोबरेट नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई ओनली दोज हु बिकम सिटीजन, और वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताता है, कौन सिटीजन बनेंगे जब हमारा कमेंसमेंट हुआ था, शुरुआत हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। पार्लियामेंट को इंपावर करा, जो भी मैटर है वो खुद देखे, ठीक है, आर्टिकल 11 के तहत। लेजिस्लेशन की बात करूँ तो इसके तहत एक लॉ बना अभी तक, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। आगे 2019 का भी बन चुका है, विल स्टडी अबाउट इट। लिस्ट की बात करो तो यूनियन लिस्ट में है, ठीक है। टाइप की बात करो तो हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, और हमने बोरो कहाँ से करा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करो तो आर्टिकल 5, तो सब्जेक्ट मैटर सिटीजनशिप जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात करते हैं कि कौन सिटीजन रहेंगे जब हमारा कमेंसमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा तो तब से हमारा कौन सिटीजन रहेगा। आर्टिकल 6 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप उन लोगों के बारे में जो कि माइग्रेट हुए हैं टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से आए उनको कैसे मिलेगी। आर्टिकल 7 बात करता है कि जो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान में रिटर्न हो रहे हैं इंडिया में, राइट, उनकी बात करते हैं। आर्टिकल 8 बात करता है कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो बाहर रह रहा है, आउटसाइड द इंडिया रह रहा है, उसको कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है ना। आर्टिकल 9 बात करता है कि कैसे वॉलंटरली अगर कोई भी पर्सन एक्वायर कर सकता है, सिटीजनशिप कर लेता है फॉरेन स्टेट की, तो वो सिटीजन नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 10 की, जो कि बात करता है कॉन्टिनेंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब किस किस को सिटीजनशिप जो है, किस किस सिटीजनशिप जो है कंटिन्यू रहेगी। एंड 11 की अगर मैं बात करूँ तो वो बात करता है कि पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट करेगा राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, कि वो लॉ बना सकता है, दैट्स इट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की, जो कि प्रोवाइड करें फॉर सिटीजनशिप अंडर 4 कैटेगरी, तो कुछ डोमिसाइल है इंडिया में, है ना, कुछ पाकिस्तान से आए हैं, वही सारी चीज़ें हैं, दैट्स इज अगेन एंड अगेन बता रखी है, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 की बात करते हैं तो ये पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया बेसिकली, है ना, पार्लियामेंट ने इनेक्ट कराया, और ये कुछ वेज बताता है कि कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं हमारे सिटीजनशिप को। तो सबसे पहला है बाय बर्थ, को इसकी ट्रिक थी BRAND, बी फॉर बर्थ, R for registration, A for acquisition, N for neutralization and D for descent, ठीक है। सो बाय बर्थ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो डेट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बहुत सारी कंडीशंस थी, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली नहीं पढ़नी है। इंडिविजुअल सिटीजन होगा इफ बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन, या फिर तो दोनों इंडियन हो, या फिर एक कम से कम इंडियन हो, और दूसरा जो सेकंड है, जो सेकंड पेरेंट्स इलीगल ना हो, बस इलीगल ना हो, ठीक है, नॉट अ इलीगल माइग्रेंट, ठीक है। नाउ डिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो पर्सन जो भी आउटसाइड इंडिया के बॉर्न हुए हैं, ठीक है, सो जिसके पेरेंट्स जो हैं सिटीजन्स रहे हैं, है ना, वो डिक्लेयर कर सकते हैं अपने माइनर चाइल्ड को डज नॉट होल्ड पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री, जो मतलब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और उसके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, और वो रजिस्टर कर सकता है विद इन 1 year ऑफ द डेट ऑफ बर्थ एट एन इंडियन कंसुलेट इन दैट कंट्री, ठीक है। कि वो क्या करे, जैसे कि बर्थ हुआ तो 1 साल के अंदर अंदर जाके एक कंसुलेट होता है, इंडियन कंसुलेट, वहाँ पे जाके रजिस्टर करा दे। अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया रजिस्टर नहीं कराया तो फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दैट्स इट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, सो रजिस्ट्रेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर कर सकती है किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को, जो कि एप्लीकेशन उसकी आती है, एंड ऑफ कोर्स वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो वो कर सकता है, जब 7 साल रह ले, स्पाउस है इंडियन सिटीजन का वो कर सकता है, माइनर चिल्ड्रन है पेरेंट्स का, है ना, वो कर सकता है, प्रीवियस सिटीजन रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया का वो कर सकता है ना, ओवरसीज सिटीजन है, तो मतलब कोई भी कर सकता है, जस्ट रजिस्टर करना पड़ता है, दैट्स इट। नेचुरलाइजेशन का मतलब है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट कर सकती है सर्टिफिकेट किसी भी पर्सन को, ऑफ कोर्स नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, जब एप्लीकेशन आती है, सो रिसाइडेड इन इंडिया, जैसे कि वो इंडिया में रह रहा है, फिर सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है ना, गुड कैरेक्टर का है, उसके पास अच्छी खासी नॉलेज है कोई भी लैंग्वेज की, जो कि हमारे 8th शेड्यूल में है, ठीक है। तो 22 लैंग्वेजेज है, उनमें से किसी की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, बोल सकता है, तो नेचुरलाइजेशन से कर सकते हैं। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी हमारे पार्ट ऑफ इंडिया बनती है तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो स्पेसिफाई कर सकती है कि पर्सन हु शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा और कौन नहीं रहेगा फ्रॉम द नोटिफाइड डेट, सो दैट इज इट, फाइन। ये बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप की, तो प्रोविजन रिलेटेड टू द लॉस ऑफ सिटीजनशिप आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट आर मेजरली डेल्ट बाय द पार्लियामेंट वाया आ सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो ये भी हमारे जो है पार्लियामेंट ने बनाया, और इस एक्ट के तहत ही हम बात करते हैं। तो 3 तरीके रेनोसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन, अब हम बात कर लेते हैं। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है और एक एक्ट में, तो
4 तरीके हैं बेसिकली। तो एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 में बता रखा था कि कोई भी अगर इंडियन सिटीजन बन जाता है किसी और कंट्री का तो ऑटोमेटिकली वो उसकी इंडियन सिटीजन चली जाएगी। रेनाउंसिएशन की बात करो तो डिक्लेयर करना, खुद से बोलना कि भैया मैं छोड़ रहा हूँ। टर्मिनेशन का मतलब है कि जैसे वही एक्वायर करोगे सिटीजनशिप अदर कंट्री की तो वैसे चलेगी। और डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग वॉर, ये ध्यान रखना है कि डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग वॉर के ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि कैन री अप्लाई आफ्टर द एज ऑफ 18 के बाद में। ऐसा नहीं कि एक बार आपने खुद से छोड़ दिया तो दोबारा आप ले नहीं सकते हो, ले आप सकते हो, ठीक है। टर्मिनेशन में आप नॉट अप्लाई नहीं होगी, ड्यूरिंग द वॉर के टाइम पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। डेप्रीवेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑन ग्राउंड्स ऑफ कोई भी गलत आपने क्या फ्रॉड डिसलॉयल्टी दिखाने कनेक्शन करा एनिमल के साथ, है ना, कुछ भी गलत चीज़ें करी है तो उसके चलते आपको डिप्राइव किया जा सकता है, हटा देना, गवर्नमेंट खुद हटा देगी। अच्छा, इंडियंस जो भी लिविंग होते हैं अब्रॉड उनको हमने बहुत सारे कैटेगरीज में किया है। तो एनआरआई होता है, एक ओसीआई होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एनआरआई इज समथिंग जो इंडियन ही सिटीजन है, मतलब सिटीजन इंडियन है जो उसके पास इंडियन पासपोर्ट रहेगा, है ना, लेकिन वो बस दूसरे कंट्री में रहता है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें तो एनआरआई क्या है, इंडियन पासपोर्ट है, यस रेजिडेंट है, नहीं रह नहीं रहा, तो उसके बाद टैक्स स्टेटस, टैक्स भी वहीं देगा जा रहेगा, एंड ओसीआई कार्ड होल्डर की जरूरत होती ही नहीं है। ओसीआई अगर मैं बात करूँ तो वो इंडियन है जो कि इनके पास दूसरी सिटीजन है लेकिन वो ये रहे हमारे इंडिया में रहे, ठीक है। तो इंडियन पासपोर्ट नहीं है ना, रेजिडेंट इंडिया में है, रह रहे हैं, है ना, टैक्स भी वहीं देंगे अगर रेजिडेंट है तो, और ओसीआई कार्ड तो ऑफकोर्स उनके पास होगा ही, ठीक है। दैट्स इट। और सी सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करो तो एक सिटीजनशिप नहीं है, ऑफकोर्स ये सिटीजनशिप नहीं है बिकॉज उसमें राइट टू वोट नहीं आता, कोई पब्लिक ऑफिस आप होल्ड नहीं कर सकते हो, बस उनके पास सिमिलर राइट्स रहते हैं जैसे कि रेजिडेंट है सिटीजन ऑफ इंडिया का रहता है, तो नॉर्मल राइट्स उसके पास होते हैं कि वो परमानेंट यहाँ पे रह सकते हैं, रेजिडेंसी है, ठीक है। जब भी ओसीआई की बात करेंगे तो हम एग्जाम्पल लेंगे हमारे यहाँ पे अक्षय कुमार का, ठीक है, अक्षय कुमार का हम एग्जाम्पल लेंगे, बिकॉज अक्षय कुमार ही ओसीआई है, ठीक है, परमानेंट रह सकता है, वो रह सकते हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना, एंड ऑफकोर्स रिनाउंसिएशन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं। कैंसलेशन हो सकता है, बिल्कुल कैंसलेशन भी हो सकता है, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना। राइट्स क्या मिलते हैं हमारे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को, तो बहुत सारे कार्ड मिलते हैं, जैसे कि राइट्स मिलते हैं जैसे कि मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा, जैसे हमने बात करा जब तक चाहे तब रह सकती है ना। एग्जाम्पशन फ्रॉम रिपोर्टिंग टू पुलिस स्टेशन फॉर एनी, वही वाली बात है, रह सकते हैं तो कोई आपको रिपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पैरिटी विद एनआरआईज इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड्स, तो मतलब बाकी चीज़ों के साथ भी मतलब बराबरी सी ही उनको होती है ना, या मतलब एक तरीके से उनको रेजिडेंट के राइट ट्रीटमेंट मिलता है, बस इतनी सी बात है। ओके, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको क्या ही बात करें, और चलो पढ़ लेते हैं फिर भी। ट्रीटेड एट पार एट नॉन एनआरआई की तरह इनको ट्रीटमेंट मिलता है इंटर कंट्री अगर उनको अडॉप्शन करना है तो, है ना। एंड रेजिडेंट इंडियन नेशनल्स इन द मैटर ऑफ जो भी टैरिफ्स उनको देने होते हैं तो वो भी वो बराबर ही देते हैं। सेम एंट्री फीस उनको देनी, कहीं भी विजिट कर रहे हैं वो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, है ना, नॉन रेजिडेंट की तरह ही उनको एंट्री फीस देनी पड़ती है अगर वो कहीं नेशनल मॉन्यूमेंट्स वगैरह सब में जा रहे हैं तो। पैरिटी विद नॉन रेजिडेंट इंडियन टू पेयर फॉर दी ऑन इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट भी वो दे सकते हैं ना। उसे रजिस्ट्रेशन बुकलेट इज ट्रीटेड एज ओसी आइडेंटिफिकेशन है किसी भी सर्विस का जो भी उसको रेंडर्ड हुई है, और अगर उनको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना पड़ता है तो ओसीआई में गिव एफिडेविट दे सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं कि पार्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस को वो अपना रेजिडेंस माने, मतलब जहाँ पे भी वो रह रहे हैं उस टाइप को उसको रेजिडेंस माने। तो सिंपल है, कुछ खास इसमें था नहीं, वैसे मैं समझता हूँ क्या अवेलेबल नहीं है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरली, ठीक है। तो नॉट एंटाइटल्ड, कोई भी मतलब देखो एक इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सिंपल सी बात है। कोई भी पब्लिक पोस्ट नहीं वो नहीं कर सकता, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो नहीं कर सकता, होल्ड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हुआ, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हुआ, जज ऑफ द हाई कोर्ट हुआ, है ना, वोट भी नहीं कर सकता है ना, एज वेल एज वो कोई भी मेंबर नहीं बन सकता है पीपल ऑफ द काउंसिल ऑफ हाउस का, है ना एमएलए बन सकता है ना एमपी बन सकता है, एंड ना ही उसकी कोई पब्लिक सर्विस में अपॉइंटमेंट हो सकती है। सो दैट्स इट, ये काम वो नहीं कर सकता। आगे हम बात करते हैं तो हमारा कुछ चेंज और भी आए हैं, ठीक है। हमारा इस वाले एक्ट में चेंजेस हमने किए, दैट इज़ इन द 2019 जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, CAA, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड क्या बेसिकली मेरा रेगुलेट करनी थी जो भी सिटीजनशिप है इंडिया की, तो 5 मेथड्स थे उनको थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश। इलीगल माइग्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो इलीगल माइग्रेंट जो फॉरनर जो भी एंटर हुए हैं इंडिया में इलीगली, है ना, उन्होंने वैलिड डॉक्यूमेंट के अलावा, तो कैसे उनको कुछ लोगों को हम सिटीजनशिप देंगे कुछ को नहीं देंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, ये सब कुछ, एंड प्रोविजन फॉर इलीगल माइग्रेंट्स, और क्या क्या उसके चलते जो भी अदर जो भी एक्ट्स है उसमें भी जो बदलाव आए, प्रोविजंस क्या थे बेसिकली, था क्या इसके अंदर। तो कुछ मेजर फीचर्स थे। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम 3 कंट्रीज विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ
इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है। तो 3 कंट्रीज से हम इलीगल माइग्रेंट नहीं मांग रहे हैं, 6 कम्युनिटीज़ को, कौन कौन से, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट मतलब मुस्लिम्स के अलावा, एंड 3 कंट्रीज आते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड द पाकिस्तान। अब जो भी एंटर हुए हैं एक कट ऑफ डेट दे दी है, दैट इज़ 31 दिसंबर 2014 से पहले उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगा। यहाँ पे कैसी दी जाएगी, नेचुरलाइजेशन के थ्रू दे दी जाएगी। और इसके चलते उन्होंने जो टाइम पीरियड है उसको भी कम कर दिया, 11 साल से 5 साल, पहले 11 साल का था ना, तो उसको 5 साल कर दिया इन लोगों के लिए ना। अभी अप्लाई नहीं होते हैं टू द 2 कैटेगरीज, अच्छा 2 कैटेगरीज में अप्लाई नहीं होते, अगर एक तो 6th शेड्यूल स्टेट्स में घुसे हैं लोग, या फिर स्टेट अंडर द इनर परमिट लाइन के घुसे हैं। तो मतलब अगर देखो इलीगल माइग्रेंट है द होल ऑफ इंडिया, कहीं भी आए हैं, लेकिन अगर 2-4 जगह आए हैं तो वहाँ पे तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, है ना, नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल भी कर सकती है ऑफ कोर्स, है ना, OCI मेंबरशिप को, दैट्स सो सिंपल। अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आर वायलेटेड या कुछ भी वायलेशन हुआ है तो कर सकती है, दैट्स इट। नाउ ठीक है, सो दैट्स इट, सिंपल सी बात थी, बता दी। अब दोबारा से हम देख लेते हैं। तो कुछ नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में बोला गया कि जो भी लोग 2014 31 दिसंबर से पहले पहले इंडिया में आए हैं, ठीक है, उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। वो कौन कौन होनी चाहिए, वो माइनॉरिटीज़ होनी चाहिए ऑफ द कंट्रीज ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, मुस्लिम्स के अलावा बाकी सारी रिलीजन जो भी कास्ट है, ठीक है। अब उनको दे देंगे, और उसके चलते हमने, और कैसे देंगे, एक्विजिशन के थ्रू देंगे। इसके चलते हमने क्या करा है कि हमने जो टाइम पीरियड है 11 टू क्या कर दिया 5 ईयर्स कर दिया, क्योंकि उनको आसानी से सिटीजनशिप मिल जाए। लेकिन इस चीज़ की भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि जो भी लोग हमारे इनर परमिट एरियाज़ में आए हैं, या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ में आए हैं जहाँ पे नहीं जाना था, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब वाले रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में आए हैं, तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, दैट्स इट। यही पूरा कहानी थी। ओके, नाउ NRC क्या होता है, दैट इज़ सो लाइक नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है। सो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, एक ऑफिशियल वेरीफाइड वैलिड रिकॉर्ड रहेगा, मतलब ऊपर से देख लेते हैं। तो ऑफिशियल वेरीफाइड वैलिड रिकॉर्ड मतलब कुछ नहीं, रिकॉर्ड होना जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उनके बारे में रिकॉर्ड होना, दैट्स इट, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन इलीगल माइग्रेंट है और कौन नहीं है, ठीक है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को मतलब कुछ नहीं, रजिस्टर कर रहे हैं ना सिटीजन कौन कौन है, दैट्स इट। अगर हम बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो इसमें बात करते हैं कि पॉपुलेशन यूजुअल रेजिडेंट कौन है हमारा, है ना, कि कौन कौन इस पूरे देश में रह रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट। आगे हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है NPR NRC एंड सेंसस में। तो एक नॉर्मल देख रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर कर रहा है कि सिटीजन कौन है, NPR में हम रीजनल रेजिडेंट्स को देते हैं, एंड सेंसर में बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं टोटल पॉपुलेशन के लिए, एज वेल एज यहाँ पे ना बहुत सारी अदर थिंग्स को भी इंक्लूड करते हैं, राइट, दैट्स इट। अब इतना सब कुछ ये नहीं डालना है, दिस नॉट टू बी स्टडीड, हिस्ट्री कवरेज हम नहीं पढ़ेंगे, राइट। आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, है ना, फंडामेंटल राइट्स की। तो राइट्स क्या है जो भी एसेंशियल हैं, जिनको भी हम क्लेम कर सकते हैं, एंड ये डिनोट करते हैं कि इंटाइटल टू एज सिटीजन्स एज इंडिविजुअल्स एंड ह्यूमन बींग, सबको मिल रहे हैं, सिटीजन को मिल रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को मिलेंगे, कुछ ह्यूमन बींग्स को मिलेंगे। बहुत सारे टाइप ऑफ राइट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पर देख लेते हैं। नेचुरल राइट्स मतलब ऐसे हैं जो नेचर ने आपको दिए, गॉड ने दिए, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का मतलब है बिकॉज आप ह्यूमन हो इसलिए आपको वो राइट्स मिलने चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब है जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं लोगों को, है ना। एंड वो सारे मतलब नॉट फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर लॉट, बहुत सारे राइट्स होते हैं, उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में बहुत सारे राइट्स होते हैं, राइट। एंड स्टैट्यूटरी राइट्स है मतलब किसी लॉ से आपको मिले हैं, ठीक है, जैसे कि मनरेगा से आपको मिला है कुछ। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है बिकॉज जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ओवर और डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल के लिए, जो बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्सिबल होती है, और इसके लिए हम रिट्स भी इशू कर सकते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी फंडामेंटल है, ठीक है। डिफरेंस क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स के बीच में, देखो प्रोटेक्शन की बात करो तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्डिनरी लॉ प्रोटेक्शन देता है। अमेंडमेंट की बात करो तो इनको अमेंड करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद अमेंड होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल प्रोसेस हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बिल्कुल है, लेकिन ये पार्ट नहीं होते हैं। जस्टिसबिलिटी बिल्कुल ही हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, जस्टिसबल है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्डिनरी कोर्ट की तरह ही काम करना पड़ेगा। सेफगार्ड कैसे मिलता है, तो ऑफकोर्स सेफगार्ड हमें स्टेट एक्सटेंशन से मिल रहा है, प्राइवेट से भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जनरली ऑब्लिगेशन इंडिविजुअल पे ज़्यादा होती है ना। तो अगर मोटा मोटा डिफरेंस आप समझ लो, दैट्स इट, बाकी कॉमन सेंस है। अबाउट फंडामेंटल राइट्स के अगर मैं बात करूँ तो ये फंडामेंटल है बिकॉज ये हमारे किस में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। दूसरी बात क्यों, ये जस्टिसेबल है ना नेचर, मतलब अगर आपके संग कुछ गलत हुआ है तो आप डायरेक्टली कोर्ट्स में अप्रोच कर सकते हो, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं डिटेल्स की, तो अबाउट में देखो सबसे पहले पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। यूएस के बिल ऑफ राइट्स से हमने इनको लिया है। या एक तरीके से हमारे क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन आज के टाइम पे 6 है, बिकॉज हमने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉट एब्सोल्यूट राइट्स है बट क्वालिफाइड है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकती, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। मोस्टली अवेलेबल है हमारी आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट है, मतलब स्टेट को रोक रहे हैं कुछ करने से, है ना, उनके खिलाफ है, उनसे बचा रहे हैं हमें, लेकिन इंडिविजुअल से भी बताते हैं कुछ। ये डिफेंड एंड गारंटेड है हमारी सुप्रीम कोर्ट से एंड हाई कोर्ट से भी, अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226। तो ध्यान रखना ये आर्टिकल्स को याद रखना, अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226। इनका एक नेगेटिव नेचर है, मतलब कहीं ना कहीं लिमिटेशंस लगा रहे हैं स्टेट पे, कुछ पॉजिटिव भी हैं, राइट। ओके, सो इनको अमेंड किया जा सकता है, ऑफकोर्स किया जा सकता है, ये एकदम से हमारा सेक्रोसेंट या परमानेंट नहीं है, ठीक है। अमेंडमेंट की जा सकती है विदाउट अफेक्टिंग, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना ऑफकोर्स। एक्सेप्शन भी आर्टिकल जो 20 है, 21 है, वो हमारे सस्पेंड किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, है ना, विद द एक्सेप्शन। तो इसके अलावा बाकी किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते बाकी, मतलब 20 एंड 21 के अलावा किए जा सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। स्कोप लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 31A, 31B, 31C एंड कैन ऑल्सो भी लिमिटेड व्हेन मार्शल लॉ हैज़ बीन इम्पोज्ड इन द एरिया। तो बहुत सारी चीज़ों से इन सबको मतलब एक्सेप्शंस हैं इसके, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेप्शन एंड मोस्ट ऑफ द जो फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, राइट, कि मतलब वो डायरेक्टली, इनके लिए कोई स्पेशली लॉ बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन लॉ भी बनाया जा सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ ओनली पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, सो राइट टू इक्वलिटी सबसे पहले आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम है 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सपोर्टेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चर एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 to 30, राइट टू फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो कुछ हमारे ओनली टू सिटीजन है, कुछ हमारे दोनों पे होते हैं, वो हम देख लेंगे, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट की। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली इम्पोज करते हैं, इम्पोज कर रहे हैं ऑब्लिगेशन स्टेट पे, तो स्टेट का हमें पता होना जरूरी है कि कौन स्टेट है। तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन आता है। सो इसमें गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस स्टेट्स, यहाँ पे जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो सब कुछ आती है, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ एंड वो सारी अथॉरिटीज़ भी जो कि इंडियन टेरिटरी में है और वो ऑपरेट कर रही हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो भी हमारी आती हैं। अगर हम बात करें जजिशरी की, तो जजिशरी हैज़ नॉट डिफाइंड, उसको जजिशरी ने डिफाइन नहीं करा, लेकिन बहुत सारे जजमेंट्स हमें पता चला है कि ओनली नॉन जजिशियल फंक्शंस जो हैं वो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में आएंगे, बाकी जजिशियल फंक्शंस डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में नहीं आते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 13 की, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। तो अगर बात करते हैं हमारे यहाँ पे स्कोप क्या है हमारे आर्टिकल 13 का, तो ये बेसिकली क्या बात करता है, बोलता है जितने भी लॉज हैं जो कि इनकंसिस्टेंट है या और इन डीरोगेशन फंडामेंटल राइट्स को तोड़ते हैं, खराब करते हैं, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। जो भी इनकंसिस्टेंट है उनको वॉइड कर देंगे, ठीक है। और यहीं से हमारी फॉर्म होती है बेसिस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ जजुडिशियल रिव्यू, और ये कौन डिसाइड करेगा, ऑफकोर्स हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। लॉज कौन कौन से आते हैं, परमानेंट लॉज आते हैं, पार्लियामेंट ने बनाए हैं, टेम्प्रेरी लॉज आते हैं जो प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर्स बनाते हैं, ऑर्डिनेंसेस, स्टेटरी जो भी बना रहे हैं वो आते हैं, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज पे आते हैं, जैसे कि छोटे मोटे कस्टम या सोसाइटी लॉज भी, सब कुछ इसके अंदर आता है। अच्छा, इसके अंदर अमेंडमेंट आती है, एक क्वेश्चन आता है, अमेंडमेंट आती है, बिल्कुल अमेंडमेंट आती है, बिकॉज अमेंडमेंट आती है, ठीक है, ध्यान रखना है। राइट टू इक्वालिटी की अगर मैं बात करती हूँ, आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल 14 है राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो ये बोलता है आर्टिकल 14 डील करता है दो कॉन्सेप्ट्स के साथ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, दो चीज़ों की बात कर रहा है, और ये सारे हमारे पर्सन्स के राइट जो है अवेलेबल है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करती है, जो भी लॉ है उसको इन्फोर्स करो इक्वली मंगोल, सबको बराबरी का हक देना है, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है किसी के लिए भी, एनी पर्सन, ठीक है। इक्वल सब्जेक्शन है, सबको सेम लॉ बनाना पड़ेगा, सेम तरीके से काम करना पड़ेगा, कोई पुअर नहीं, कोई रिच नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन है ब्रिटिश है, और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमें स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देना पड़ता है इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल्स के, जैसे कि जो कि हमारे पुअर हैं या फिर प्रिविलेज नहीं है उतनी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉ की बात करें तो वो बात करता है जितने भी पर्सन सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में हमको उनको सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ देनी, इक्वल ट्रीटमेंट देना है सिमिलर सर्कमस्टेंसेज वाले लोगों को, ठीक है। एंड सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज होगा टू द पर्सन, मतलब वही वाली बात है। और ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं पॉजिटिव है बिकॉज ये क्या कर रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है अमंग्स द इक्वल्स में, ठीक है। नाउ आर्टिकल 15 की बात करो तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स। सो आर्टिकल 15 बोल रहा है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किसी भी सिटीजन में, ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। एंड या
उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एक्सेस करने में चीज़ों को, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा यूज़ करने में चीज़ को जो भी हमारी पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के थ्रू है, राइट। आर्टिकल 15 बात करता है कि ये स्पेशल प्रोविजन है वुमेन एंड चिल्ड्रन दोनों के लिए, लेकिन इसके एक्सेप्शन ऑफ कोर्स वुमेन के लिए, SC/STs के लिए जो हमारे होते हैं वो हम बना सकते हैं ना, OBCs के लिए बना सकते हैं, एज वेल एज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी बना सकते हैं, और बनाया भी गया है हमने, ठीक है, कि उनके लिए हम कुछ प्रोविजन रख सकते हैं, उनके लिए कुछ हम रिजर्वेशन कर सकते हैं हमारी जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, राइट। तो क्या क्या चीज़ें बोल दी इसमें हमने कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किस किस बेसिस पे, एज वेल एज कोई भी एक्सेस से आप रोक नहीं सकते हो, ये प्राइवेट के लिए भी एक्सेस के लिए एंड यूज़ के लिए जो भी पब्लिक पार्क है जैसे कि पब्लिक चीज़ें हैं, एज वेल एज इसकी एक्सेप्शन है ऑफकोर्स वुमेन, OBC, ST, SC एंड EWS। आगे हम बात करते हैं हमारा क्राइटेरिया क्या है OBC क्रीमी लेयर क्राइटेरिया। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हुआ, कोई ऑफिसर है बहुत बड़ी रैंक का, ग्रुप A है, ग्रुप B है, कोई टॉप रैंक आर्मी ऑफिसर है, कोई अदर प्रोफेशनल है, एग्रीकल्चर एंड बहुत ज़्यादा एनुअल इनकम है, तो इस सब के लिए। और EWS के लिए भी क्राइटेरिया, ऑफकोर्स देयर इज क्राइटेरिया बट वी डोंट हैव टू लाइक रिमेंबर इट, एंड थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 16 की, दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो राइट इज अवेलेबल ओनली विद सिटीजन्स एंड इज एप्लीकेबल ओनली टू पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट टू द प्राइवेट। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट। एंड ठीक है, और सिर्फ और सिटीजन्स को ही मिलता है, राइट। आर्टिकल 16 जो है वो बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। 16(2) बोलता है कि किसी भी सिटीजन को हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, है ना, इनएलिजिबल नहीं करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी अंडर द स्टेट है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, ठीक है। लेकिन अब देखो एक बात करते हैं, जो डिसेंट है एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस हमारे आर्टिकल 15 में नहीं था, लेकिन 16 में वो भी इंक्लूडेड है। अच्छा, रेजिडेंस को हम बेसिकली कैन प्रिस्क्राइब सर्टेन टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए कर सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट कर सकता है इन द स्टेट बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब बोल सकता है कि अगर आप उस जगह के नागरिक हो तभी आपको वहाँ की नौकरी मिलेगी, तो दैट कैन बी डन, एक्सेप्शन है इस चीज़ की, है ना। उसके बाद स्टेट रिजर्वेशन कर सकता है कुछ अपॉइंटमेंट्स कुछ बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, ठीक है, जो भी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, जैसे कि हमारा SC है, ST है, OBC है ना। और इसमें और इसके चलते बेसिकली दो चीज़ें और ऐड हुई थी, दैट इज़ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में आपको प्रमोशन भी मिलेगा क्वेश्चन सीनियरिटी के साथ, मतलब जो सीनियर है जब प्रमोशन होगा तो भी इस चीज़ को देखा जाएगा, एज वेल एज कैरी फॉरवर्ड रूल भी हम करेंगे, मतलब अगर पीछे की वैकेंसीज फुलफिल नहीं हो तो अगले साल हम उसको फुलफिल करेंगे इस तरीके से। आगे देखो, लॉ कैन बी मेड टू प्रोवाइड दैट इंक्यूबमेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन बिलोंगिंग। तो अगर ऐसा कुछ है कि कुछ एक कोई पोस्ट है और उसका कोई रिलीजियस है, मतलब नेचर है, तो हम उसके लिए रिजर्वेशन ऑफकोर्स मतलब करेंगे ना, कि वहाँ पे अगर पंडित है तो पंडित ही बैठेगा, राइट। स्टेट परमिटेड है कि वो हमारा अपॉइंटमेंट कर सकती है हमारे EWS के लिए भी, इकोनॉमिकली वीक। तो एक सारी इसकी एक्सेप्शंस थी, ठीक है। तो 2 पॉइंट थे कि भैया वो नहीं करेंगे, है ना, भेदभाव नहीं करेंगे, किस किस बेसिस पे नहीं करेंगे। उसके बाद सारी एक्सेप्शन थी कि कैसे कर सकते हैं, अगर रेजिडेंस के बेसिस पे कर सकते हैं हम, है ना, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कर सकते हैं, प्रमोशन में कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड रूट में कर सकते हैं, और हमारा रिलीजियस या डिनोमिनेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके लिए कर सकते हैं, एज वेल एज EWS के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड कमीशंस क्या हैं, तो बहुत सारे कमीशंस बैठे हैं, बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं हमारी रिजर्वेशन से लेकर, जैसे मंडल कमीशन बोलता है कि हमें OBC के लिए हमने बोला कि 27% रिजर्वेशन दो। इंदिरा स्वामी केस ने बोला था कि भैया एक कैप लगा दिया, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन मत दो, कैरी फॉरवर्ड रूल ला दिया, है ना। एज वेल बोला कि मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, रिजर्वेशन प्रमोशंस में देने से मना किया था, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ला के OBC में, है ना, इस तरीके से ना। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करो तो बहुत सारी हुई हैं। तो सबसे पहले 77 था जिसने SC/ST के लिए किया, 81 है जिसने 50% की सीलिंग लगा दी, 82 है जिसने हमारी ST/ST के लिए भी किया, रिजर्वेशन होगा लेकिन एफिशिएंसी को देखना है ना एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये बता। 85 में बोला कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेशनल सीनियरिटी टू ST/STs, हमें क्या करना है, मतलब सीनियरिटी को भी ध्यान रखना है, प्रमोशन में भी होगा, ठीक है, दैट्स इट। तो ये सारी याद रखना है। 77 का क्या है, प्रमोशन SC/ST के। 81 बोलता है 50% सीलिंग लगा दी। 82 बोल रहा है कि हमें एफिशिएंसी को भी ध्यान रखना है एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना। एंड 85 बोल रहा है कि कॉन्सिक्वेशनल सीनियरिटी होगी SC/ST की। अच्छा, मतलब इसका मतलब होता है कि बेसिकली अगर प्रमोशन करना है तो हम पहले चांस SC/ST को देंगे, दैट्स इट, ठीक है। नागराज केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे केसेस हैं, मुझे लग नहीं रहा कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, बट लेट्स सी। इसमें बात करें इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है,
प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वही वाली चीज़ें हैं